जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश में एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के कितने स्टेज हैं और एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसडीएम डीएसपी बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा होती है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को आपको देना होगा। ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ये तीनों एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, फाइनल रिजल्ट आता है और उस फाइनल रिजल्ट में जब आपका नाम होगा तब फाइनली आप सिलेक्ट माने जाते हैं। लेकिन एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होती है, तब जाकर के आप एसडीएम डीएसपी बन पाते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको ये तीनों ही एग्ज़ाम एक साथ क्लियर करना होगा। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। मेंस एग्ज़ाम में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू देना होता है। जब पर्सनैलिटी टेस्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब फाइनल रिजल्ट रेडी होता है और उसमें सिलेक्शन के बाद ही आप पास माने जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि किसी भी स्टेज में अगर आप पास नहीं होते हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट हो, किसी भी स्टेज में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आप फॉर्म भरेंगे तो वापस आपको प्रीलिम्स देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। किसी भी स्टेज में अगर आप फेल हुए हैं तो वापस सब कुछ शुरू से प्रोसेस करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल इस वजह से होता है ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाओ और फाइनल रिजल्ट जब रेडी होता है तो उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, उसमें केवल मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के नंबर जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइप के बारे में। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर रिटन टाइप का होता है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपको आंसर करना होता है और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये तो इंटरव्यू होता है, इसके बारे में आपको पता होगा ही। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर होते हैं और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमने बात कर ही लिया है कि जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। पहले शिफ्ट में भी 2 घंटा, दूसरे शिफ्ट में भी 2 घंटा। पहले पेपर में भी 200 नंबर, दूसरे पेपर में भी 200 नंबर। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये है कि पहले पेपर में 150 क्वेश्चन के 200 नंबर हैं और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन के 200 नंबर हैं। पहले शिफ्ट सुबह के 9:30 बजे से सुबह के 11:30 बजे तक चलता है। दूसरा शिफ्ट जो चलता है वो दोपहर के 2:30 बजे से शुरू होता है और शाम के 4:30 बजे तक चलता है। इसके साथ ही पहले पेपर में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है क्योंकि कट ऑफ के लिए वहाँ पर उसके नंबर देखे जाते हैं। जो सेकंड वाला पेपर है दूसरे शिफ्ट में, इसमें आपको केवल 33% लाना होता है। 33% ला करके अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद पहले पेपर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आपको एक और बात को ध्यान देना होगा कि प्रीलिम्स में दोनों पेपर होते हैं और आपको दोनों पेपर अटेंड करना है, किसी भी पेपर को छोड़ना नहीं है। मतलब ये है कि पास होने के लिए दोनों पेपर के नंबर चाहिए, दोनों पेपर में आप प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 8 पेपर हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये 8 पेपर में आप स्टार्ट के देख सकते हैं, जनरल हिंदी और एसी का पेपर है। ये दोनों 150 नंबर के हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ फर्स्ट से लेकर के 6 तक सभी पेपर 200 नंबर के हैं।
यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का टाइम। इसका मतलब है कि मेंस एग्जाम टोटल 1500 नंबर का होता है। जब आप मेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू टोटल 100 नंबर का होता है, यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं उनके जनरल अवेयरनेस को देखा जाता है, इंटेलिजेंस कैरेक्टर को देखा जाता है, एक्सप्रेशन पावर को देखा जाता है, पर्सनैलिटी और जनरल सूटेबिलिटी को भी देखा जाता है, क्योंकि सर्विस के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंटरव्यू में जो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट रेडी होगा। फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद ही आप पास माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पेपर के सिलेबस के बारे में। पहले पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये 200 नंबर का होता है। क्वेश्चन 150 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो पहले पेपर में आपको करंट इवेंट्स को पढ़ना है, मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चल रहा है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है वो पढ़ना है। सेकंड है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब कुछ शामिल है। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब कि इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी को पढ़ना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले भारत का, इंडिया का जियोग्राफी पता होना चाहिए। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के साथ ही वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ना है। अब जैसे कि जियोग्राफी का नाम आता है तो आपको ये तो पता होगा कि इंडिया का अपना जियोग्राफी क्या है, भू क्षेत्र क्या है, नदियाँ कहाँ पे हैं, कौन बड़ी हैं कौन छोटी हैं, नदियाँ कहाँ का पानी सूख जाता है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, नदियों के क्या इम्पोर्टेंस हैं। ऐसे ही पहाड़ों का है, ऐसे ही पर्वतों का है, ज्वालामुखी, हवाओं को लेकर के है, मानसून को लेकर के, ये सब कुछ जो पढ़ते हैं आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं और वही सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जब आप जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो उसके अलावा आपको इंडियन पॉलिटी को भी पढ़ना होता है और गवर्नेंस को, मतलब कि ये है कि इंडिया में पॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या ऐसा चल रहा है, पंचायती राज कैसे चल रहा है, यहाँ पर पब्लिक के लिए किस टाइप की पॉलिसीज़ हैं, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, अधिकार हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंडिया के अपने इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, क्या रूल फॉलो किए जा रहे हैं, वो समाज के लिए अच्छा है भी या नहीं ये पता हो। और उसके अलावा आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता हो, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में अभी क्या इशूज़ चल रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं उनको याद करना होगा। फिर इन्वायरमेंट को लेकर के गवर्नमेंट अभी कौन कौन सी नीतियाँ अपना रही है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, कौन अभी बनाए जाने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड अभी पॉलिसीज़ आने वाली है। तो ये सब न्यूज़ में भी होता है, तो आपको न्यूज़ से कनेक्ट करके पढ़ते रहना है, फिर चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो या इन्वायरमेंट हो। और इसके अलावा आपको पढ़ना है जनरल साइंस। जनरल साइंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जनरली आपको पता हो, जैसे कि आपको अपने बॉडी के बारे में पता हो, ये जनरली है, रोगों के बारे में पता हो, ये भी जनरली है, कुछ चीज़ें हैं जो अपने आसपास हम साइंस से रिलेटेड यूज करते हैं उनके बारे में आपको पता हो। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस, जो जनरली आपको पता हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो जनरली पता होना चाहिए, वो बात अलग है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। हाँ, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि यूपी से रिलेटेड जो नॉलेज है, यूपी से रिलेटेड आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, जियोग्राफी पता होना चाहिए, इकोनॉमिक पता होना चाहिए, साइंस के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पर करंट में क्या इवेंट्स चल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूपी से रिलेटेड
चीज़ों को मत भूलना, यूपी से रिलेटेड जो जीके है वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब पहला पेपर आप दे चुके या उसकी तैयारी कर लिए। अब दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में आपको पता ही होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये 200 नंबर का है। यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पेपर में निगेटिव मार्क हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गलती होने पर आपके 33% नंबर काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आपको कुछ पैसेज दे दिए जाएंगे, उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना होता है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके स्किल्स को देखा जाएगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी ऐड रहेगा। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड एनालिटिकल एबिलिटी, आपका विश्लेषण क्षमता क्या है, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आप किस टाइप से प्रॉब्लम को देखकर डिसीजन करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके मेंटल एबिलिटी मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो सामान्य रूप से एक व्यक्ति में होना चाहिए। फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो 10th लेवल तक के रहेंगे। 10th लेवल तक के आपकी इंग्लिश और हिंदी की भी जांच की जाएगी, तो यहाँ पर आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और कुछ चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स के अलावा आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो सवाल हैं। सेकेंड वाले पेपर में जैसे कि हमने बात किया कि 10th लेवल का आपका मैथ आएगा, तो मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी बता दिया गया सिलेबस में, जैसे कि संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, इसके अलावा औसत है, रेशियो, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, काम, समय, चाल और समय दूरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ में इसके अलावा बीज गणित, जिसमें आपसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, सममिति अंतर, शेषफल, प्रमेय, सरल युगपथ, ये लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा रेखा गणित, ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा सांख्यिकी, स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको डाटा दिया जाएगा, उन डाटा का किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा कहा गया है कि 10th लेवल का हिंदी और 10th लेवल का इंग्लिश आपको आना चाहिए, तो यहाँ पर हिंदी में बताया गया है कि आपको हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, उनके क्या अर्थ निकाले जाने हैं, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली कुछ अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य बोलियाँ, इनके बारे में पता हो हिंदी से रिलेटेड। इंग्लिश में आपको वही कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, आइडम्स एंड फ्रेजेस, और 10th में है फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर 10 टॉपिक दे दिए गए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में सेकंड वाले पेपर में रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। हमने बात किया कि सबसे पहले आपसे जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इसका पेपर होगा। तो जनरल हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर बता दिया गया है। जनरल हिंदी में आपसे गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर संक्षेपण रहेगा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो यहाँ पर जनरल हिंदी में ये टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना है। इसके बाद है एसे, सेकंड वाला पेपर है। एसे में आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, ये तीनों में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं और आंसर कर सकते हैं।
यहाँ पर ऐसे में कहा गया है कि 3 पार्ट में आपको टॉपिक दिए जाएंगे। हर एक पार्ट में से एक टॉपिक चुनना है और उसमें 700 शब्दों में, वर्ड्स में आपको आंसर करना है। हर एक पार्ट 50-50 नंबर का है। यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें आपसे जो टॉपिक पूछा जाएगा वो है साहित्य एवं संस्कृति से रिलेटेड, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। सेकंड वाला सेक्शन है जिसमें आपसे विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार इससे रिलेटेड। इसके बाद थर्ड वाला जो सेक्शन है जिसमें आपसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा इनसे रिलेटेड, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं इससे रिलेटेड सवाल रहें और ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। GS1 में आपसे भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें आपका लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ शामिल है। सेकंड में मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से 1947 तक कैसा कैसा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। उनसे रिलेटेड कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं, क्या समस्याएं रही हैं, कौन कौन सी घटनाएं रही हैं, ये पता हो। थर्ड टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, जिसमें कई अलग अलग चरण रहे हैं, उन चरणों के बारे में पता हो, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। फोर्थ टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन से रिलेटेड घटनाओं के बारे में, जैसे कि 1965 तक जो जो चीज़ें चली हैं। 5वें नंबर में कहा गया है कि आपको विश्व इतिहास में 18वीं सदी से जो घटनाएं हुई हैं मध्य तक, उन घटनाओं के बारे में, जैसे कि 1789 औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः जो सीमांकन किया गया, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद, इनके बारे में आपको पता हो। इसके बाद कहा गया है कि आपको भारतीय समाज और संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, सोसाइटी और कल्चर के बारे में पता हो। महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, गरीबी और विकासात्मक विषय हैं, शहरीकरण है और उनसे रिलेटेड कुछ समस्या और उनके समाधान के बारे में। इसके बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का ये इसका क्या मतलब है, भारत के जो समाज है उसकी अपनी अर्थव्यवस्था में, राज व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनके बारे में पता हो। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में। उसके अलावा विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस तरीके से किया गया है, जैसे कि जल, मिट्टी एवं वन दक्षिण पूर्व एशिया में किस तरीके से है, ये हमें इंडिया के लेवल पे देखना है। इसके अलावा भौतिक भूगोल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशिष्टताएं में भूकंप हैं, सुनामी है, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन और हिमसरिताएं, इनके बारे में। और भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता के बारे में पता हो। इसके अलावा मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, ये भारत उपमहाद्वीप के बारे में पता करना है, मतलब कि उसी से रिलेट करके पढ़ना है। सीमांत तथा सीमाएं, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, ये टॉपिक आपके GS1 में रहेंगे। इसके बाद GS2 है। GS2 में आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या है, मतलब ऐतिहासिक आधार क्या है, विकास किस तरीके से हुआ, उसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उसकी आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की अपनी क्या भूमिका है। इसके अलावा संघ एवं राज्यों के अपने कार्य, उनके उत्तरदायित्व हैं, संघीय ढांचे से संबंधित कुछ विषय हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चुनौतियां हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण किस तरीके से किया जाता है, उससे रिलेटेड चुनौतियां हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में, मतलब कि वित्त आयोग की क्या भूमिका है, वित्त आयोग के बारे में।
शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से किया गया है, उसका विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय कैसे हुआ, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करना है। जनरली अगर आपको सरल शब्दों में मैं समझाऊं तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ना है और उसके अलावा न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, विधायिका, आपको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है। कुछ अर्ध निकाय हैं जैसे नीति आयोग हैं, विधि आयोग है, इनके बारे में पता हो, यही सब आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको संसद और राज्य की विधायिका, उसकी संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेष अधिकार, कार्यपालिका न्यायपालिका की अपनी क्या संरचना है, संगठन और कार्य क्या है, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ हैं, शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका है, और जनहितवाद जिसे हम PIL बोलते हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, विभिन्न संवैधानिक पद हैं, उनकी नियुक्तियां, शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व हैं। इसके अलावा सांविधिक, विनियामक और कई अलग अलग टाइप के अर्थ निकाय हैं। नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं और कार्यभाग के बारे में जानना है। इसके अलावा कुछ सरकारी नीतियां हैं, उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के मुद्दे और सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT के बारे में आपको पता हो। इसके अलावा विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता हो, जिसमें आपको NGO, जो NGO का रोल होता है उनके बारे में पता हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके बारे में पता हो, फिर और भी कई अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, अभिदाता सहायतार्थ संस्थाएं होती हैं, संस्थागत अन्य अंशधारक। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाती हैं, मतलब कि सरकार के द्वारा जो योजना निकाली जाती है उनके बारे में पता हो, और उनसे रिलेटेड अगर कोई निकाय है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो पता हो। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित कुछ सामाजिक क्षेत्र हैं, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से रिलेटेड कुछ विषय। इसके अलावा गरीबी और भूख से संबंधित विषय हैं, राजनीतिक व्यवस्था के लिए उनके निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं, E-गवर्नेंस है, उसका अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं और सीमाएं, इनके बारे में, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, इनके बारे में पता हो। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, ये पता हो। इसके अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों एवं प्रवासी भारतीयों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, मंच हैं, जैसे कि WHO है और यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इनके बारे में पता हो। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में। इसके बाद है GS3 में आपको भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या हैं। फिर उसके बाद नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य जो SDG गोल्स हैं 17, उनको ही आपको याद रखना है। गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, उनके प्रकार की सिंचाई, उसकी विधि क्या है, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, ढुलाई, विपणन, किसानों की सहायता हेतु कौन कौन सी तकनीकी अपनाए गए। इसके अलावा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका क्या उद्देश्य है, उसको किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है, उसकी क्या सीमाएं हैं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार के बारे में, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान के बारे में आपको पता हो। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, उससे संबंधित जो उद्योग हैं उनके बारे में पता हो। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के कैसे हुआ, उनके बारे में। भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव के बारे में, औद्योगिक नीति में कैसे परिवर्तन किया गया और औद्योगिक विकास पर प्रभाव। इसके अलावा कुछ आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इनके बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार से रोल कर रहे हैं। भारत की
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां हैं, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्विअनुप्रयोगी और तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां, इनके बारे में पता हो। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या जागरूकता होनी चाहिए, बौद्धिक संपदा अपने अधिकारों और डिजिटल अधिकारों संबंधित मुद्दे। इसके अलावा पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय सघात आकलन। इसके अलावा आपदा से रिलेटेड सवाल रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनौतियों से रिलेटेड, और भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे कि आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बगावत है, संगठित अपराध है, इनसे रिलेटेड जो सवाल हैं वो GS 3 में रहेगा। इसके अलावा GS 3 में आपसे सुरक्षा बलों की भूमिका के बारे में, उसके कितने प्रकार हैं, शासन अधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद GS 4 के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपसे एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। आपके एटीट्यूड से रिलेटेड सवाल रहेंगे, एप्टीट्यूड और फंडामेंटल वैल्यूज से रिलेटेड सवाल रहेंगे, कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल रहेंगे, और इसके अलावा भारत लेवल पे और विश्व के लेवल पे कुछ नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान रहा है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। आपको GS 4 को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, तभी आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा आपको पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज के बारे में पढ़ना है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से रोल करता है, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद शासन व्यवस्था में ईमानदारी का अपना क्या रोल है, और कुछ केस स्टडी पढ़ने होंगे, और केस स्टडी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखना है। अब है GS 5। GS 5 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो यूपी से रिलेटेड हैं। अभी तक GS 1 से लेकर GS 4 तक जो क्वेश्चंस थे वो इंडिया और वर्ल्ड के लेवल पे थे, अब यूपी के लेवल पे हैं। तो आपको यूपी का नॉलेज होना चाहिए। आपको यूपी के हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, और कुछ प्राचीन नगर हैं, एंशिएंट सिटीज, उनके बारे में पता हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्व, उसके रखरखाव किस प्रकार से है, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो विख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में पता हो। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे हैं, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, भाषा, इन सब के बारे में। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश की अपनी राज्य व्यवस्था, जिसमें शासन प्रणाली, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। केंद्र और राज्य का अपना कैसा संबंध चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी और उच्च न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ राज्य चयन मानदंड है, राजभाषा है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन किस तरीके से चल रहा है, उत्तर प्रदेश का अपना सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और उसके प्रभाव के बारे में, और सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध, बाह्य, राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्क साइट्स की कैसी भूमिका है, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना और इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियों और उनके शासन आदेश के अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनके प्रबंधन के बारे में, और आतंकवाद से रिलेटेड कुछ सवाल रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे हैं। शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश की अपनी विकास भूमिका भारत के विकास में कैसी है, और उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर, जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश में एनजीओ, उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, उनका योगदान है, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनके बारे में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन और कई अलग अलग क्षेत्र में इनोवेशन हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड सवाल रहेंगे जीएस 5 में। इसके अलावा आप पढ़ना है जीएस 6। जीएस 6 में क्या क्या पूछा जाएगा? जीएस 6 में आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश की, या उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, उसकी बुनियादी ढांचे, भौतिक संसाधनों का महत्व, इनके बारे में। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्या नियोजित विकास है, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा योजना और प्रबंधन से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की जननांकी और जनसंख्या एवं जनगणना, कृषि का व्यावसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति और कृषि एवं सामाजिक वानिकी, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं और उनका समाधान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक है, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको भौगोलिक स्थिति, उच्च आवास संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, इनके बारे में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के बारे में, शक्ति समाधान एवं अधोसंरचना, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक कुछ संसाधन जैसे मृदा, जल, वायु, वन, खास मैदान और आर्द्र भूमि, इनके बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ आदिवास पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इनके बारे में आपको पता हो। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, प्रसार हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ये पता हो। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी और पौधे उत्पादन और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित कर, पीपी मॉडल के बारे में आपको पता हो। यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट होता है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को हम लोग जान लिए हैं, तो आपको इनकी तैयारी करनी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जीएस 1 से लेकर के जीएस 4 तक जितने भी नॉलेज के बारे में आपसे कहा गया है कि आपको ये नॉलेज हो, ये आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पूरा नॉलेज यहाँ पर यूज हो जाएगा। जो बुक यूज करते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, वही बुक यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। आपको केवल यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा करने के लिए यूपी का नॉलेज चाहिए, तो यूपी के रिलेटेड जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो नोट्स आप उठा करके इसकी तैयारी कर सकते हैं।